नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी के बारे में। ये वो एक ज़रूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली जगह है जो हमारी पब्लिक लाइफ को एक शक्ल देती है। और हम ये भी समझेंगे कि इसे हमारे लोकतंत्र की धड़कन क्यों कहा जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ है स्टेट मतलब सरकार, कानून और राजनीति, और दूसरी तरफ है हमारा परिवार, हमारी निजी जिंदगी। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक बहुत बड़ी खाली जगह है, उसमें क्या है? बस इसी खाली जगह की हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिविल सोसाइटी आखिर है क्या, फिर हम इसकी खासियतों को समझेंगे, इंडिया में इसका क्या हाल है इस पर गौर करेंगे, इसके अलग अलग प्लेयर्स कौन हैं ये देखेंगे, और आखिर में इसका एक बैलेंस्ड रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये सिविल सोसाइटी चीज़ क्या है? ये जो शब्द है ना, सिविल सोसाइटी, इसका एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास है और वक्त के साथ इसकी समझ भी काफ़ी बदली है। आप सोचिए, 18वीं सदी तक तो स्टेट और सिविल सोसाइटी को एक ही चीज माना जाता था, मतलब कोई फर्क ही नहीं था। फिर आए फिलोसोफर हेगल, जिन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। और उसके बाद मार्क्स, एंगल्स और ग्राम्शी जैसे थिंकर्स ने इस आइडिया को और तराशा और हमें स्टेट से अलग एक आज़ाद सामाजिक दुनिया की एक साफ तस्वीर दी। जरा लैरी डायमंड की इस परिभाषा को देखिए। इसमें दो शब्द बहुत काम के हैं। पहला है स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी, मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और दूसरा है आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सपोर्टिंग, जिसका मतलब है कि ये अपनी दिशा खुद तय करते हैं, सरकार से आजाद होकर। और जेफरी अलेक्जेंडर का आइडिया तो और भी बढ़िया है। वो इसे एक बड़े से छाते की तरह देखते हैं, मतलब एक ऐसा छाता जिसके नीचे वो सारे ग्रुप्स और संस्थाएं आ जाती हैं जो सरकार के सीधे कंट्रोल से बाहर हैं, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े। और नीरजा गोपाल जेल की ये परिभाषा तो बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी ग्रुप वॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से बना है और सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं है, तो वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। तो जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है स्टेट से आजादी। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि सिविल सोसाइटी है क्या। तो चलिए अब जरा इसके डीएनए को समझते हैं। आखिर वो कौन सी खासियतें हैं जो इसे सिविल सोसाइटी बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है पॉलिटिकल सोसाइटी, मतलब सरकार, कानून, पॉलिटिक्स, जहां सब कुछ नियमों और सत्ता से चलता है। और दूसरी तरफ है नेचुरल सोसाइटी, यानी हमारी फैमिली, हमारी प्राइवेट लाइफ, जो भावनाओं और रिश्तों पर चलती है। और सिविल सोसाइटी वो इन दोनों के ठीक बीच की जगह को भरती है, जहां हम नागरिक के तौर पे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसका काम क्या है, मतलब ये करती क्या है? पहला, ये सरकार पर एक तरह का चेक रखती है, उसके एकाधिकार को चैलेंज करती है और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाती है। दूसरा, ये हम जैसे आम नागरिकों को पावर देती है, हमें अपनी मर्जी से ग्रुप्स बनाने, अपने विचार रखने और अपनी आवाज उठाने की आज़ादी देकर। अगर एक लाइन में कहूं तो ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जिंदा रखती है। चलिए अब इस पूरे आइडिया को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है और काफी अनोखी भी। देखिए, इंडिया में सिविल सोसाइटी का मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाता है। यहाँ सिर्फ मॉडर्न एनजीओज ही नहीं, बल्कि जाति, धर्म और रिश्तेदारी पर बने जो पुराने सामाजिक समूह हैं ना, उनको भी इसका हिस्सा माना जाता है। और यही बात इसे वेस्टर्न देशों से काफी अलग बनाती है। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स भी है। एक तरफ तो 1970s के बाद से इंडिया में सिविल सोसाइटी सरकार का विरोध करने में, मतलब ऑपोजिशन के तौर पर, बहुत स्ट्रांग हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम फॉर्मल ग्रुप्स की बात करते हैं, जहां प्रॉपर मेंबरशिप होती है, उस मामले में हम दूसरी डेमोक्रेसी से थोड़े पीछे हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इंडिया की सिविल सोसाइटी में आखिर है कौन-कौन, इसके मुख्य खिलाड़ी कौन है। और ये लिस्ट देखिए, ये इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाती है। इसमें एनजीओज भी हैं, धार्मिक संगठन भी हैं, ट्रेड यूनियंस भी हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी, किसान और महिला संगठन, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, सब कुछ। ये जो पूरी रंग बिरंगी तस्वीर है ना, यही इंडिया के सिविल सोसाइटी की असली पहचान है।
इसे और आसानी से समझने के लिए राजेश टंडन ने इसे 5 बड़े हिस्सों में बांटा है। पहला, पारंपरिक समूह, मतलब जाति जनजाति वाले। दूसरा, धार्मिक समूह। तीसरा, सामाजिक आंदोलन, जो अधिकारों के लिए लड़ते हैं। चौथा, सदस्यता वाले संगठन जैसे ट्रेड यूनियंस। और पांचवां, मध्यस्थ संगठन, जो सर्विस देते हैं या किसी मुद्दे की वकालत करते हैं। तो अभी तक तो हमने इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इसकी कमियों और ताकतों दोनों पर नजर डालना जरूरी है। तो एक तरफ है इसकी सीमाएं, जैसे पैसों की तंगी, पॉलिटिकल दखलंदाजी और सही जानकारी की कमी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी ताकत भी जबरदस्त है। ये आम लोगों की चिंताएं उठाती है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाती है, सीधे लोगों तक मदद पहुंचाती है और लोकल मुद्दों से गहराई से जुड़ी होती है। अब एक बहुत बड़ी चुनौती या कह लें कि आलोचना ये है कि इंडिया में बहुत से संगठन पूरे समाज का भला सोचने के बजाय सिर्फ अपने धर्म या अपनी जाति के ग्रुप पर ही फोकस करते हैं। और इससे होता क्या है, उनका दायरा बहुत सिमट कर रह जाता है। इसके अलावा 2 और बड़ी दिक्कतें हैं। पहली है अकाउंटेबिलिटी, मतलब इनकी जवाबदेही किसके प्रति है, ये सवाल अक्सर उठता है। और दूसरी, जैसा हमने कहा, रिसोर्सेज की कमी। अक्सर पैसा ही नहीं होता कि अच्छा काम आगे बढ़ सके। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि अगर सिविल सोसाइटी के ज्यादातर ग्रुप्स सिर्फ अपने अपने समुदाय के लिए ही काम करेंगे, तो फिर पूरे समाज की उस बड़ी पिक्चर की देखभाल कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए आज भारत के एनवायरमेंटल मूवमेंट की कहानी को समझते हैं। और ये कहानी सिर्फ पेड़ों और नदियों की नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन और उनके अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, शायद क्लाइमेट चेंज या फिर जंगलों को बचाने की बात। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है, पर भारत में इस शब्द के मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। जी हाँ, अस्तित्व, सर्वाइवल, यही वो एक शब्द है, वो बुनियाद है जिस पर भारत का पूरा पर्यावरण आंदोलन खड़ा है। ये कोई हॉबी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और अपनी आजीविका बचाने की सीधी लड़ाई है। तो इस आंदोलन की खासियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को ठीक से समझना होगा। तो देखिए, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है जिसका मकसद होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जाए। इसे अक्सर न्यू सोशल मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका फोकस पारंपरिक राजनीतिक मुद्दों से हटकर जीवन की क्वालिटी और अधिकारों पर होता है। और यहीं पर भारत और पश्चिम के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बीच एक बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। जहां वेस्टर्न देशों में जोर कंजर्वेशन पर होता है, वहीं भारत में ये संघर्ष सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल को लेकर है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पर तो लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी टिकी हुई है। आजाद भारत में एक ऐसा वक्त आया जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक सीधा टकराव शुरू हो गया, और बस इसी टकराव से इन आंदोलनों ने जन्म लिया। आज़ादी के बाद भारत ने डेवलपमेंट के लिए मार्केट इकोनॉमी मॉडल को अपनाया, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, और इसने उन लोकल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया जो इन संसाधनों पर निर्भर थे। तो बात की जड़ में 2 चीजें थीं। पहला, बाजार पर आधारित डेवलपमेंट मॉडल, और दूसरा, उस मॉडल की वजह से हुआ प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। और ये विनाश सीधे सीधे गरीबों की आजीविका पर, उनके अस्तित्व पर एक हमला था। अब बात करते हैं उन आंदोलनों की जिन्हें किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि आम लोगों ने खड़ा किया था। किसानों ने, मछुआरों ने, शिक्षकों ने। ये उन्हीं की हिम्मत और उन्हीं की शक्ति की कहानियां हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम आता है चिपको आंदोलन का। कहानी शुरू होती है 1973 में। जगह थी हिमालय की गोद में बसा तत्कालीन उत्तर प्रदेश का चमोली जिला, जो अब उत्तराखंड में है। यहाँ के मंडल गांव के लोगों ने अपने जंगलों को बचाने का फैसला किया, क्योंकि वो जंगल ही तो उनकी जिंदगी का आधार थे। और उनकी रणनीति, अरे एकदम सीधी, सरल, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि दुनिया देखती रह गई। जब ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे नेताओं की अगुवाई में गांव वाले पेड़ों से सचमुच चिपक गए और उन्हें काटने से रोक दिया। अब हम एक दूसरे बहुत बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं,
जो एक बिल्कुल अलग तरह की पर्यावरणीय चुनौती के खिलाफ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 2.5 लाख से भी ज्यादा, ये वो अनुमानित संख्या थी उन लोगों की जिनके नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों की वजह से विस्थापित होने का, यानी अपने घर जमीन से उजड़ने का खतरा था। सोचिए, डेवलपमेंट के नाम पर ये कितनी बड़ी मानवीय कीमत थी। ये आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे एक्टिविस्ट के नेतृत्व में लड़ा गया। उनकी एक ही मुख्य मांग थी कि सभी प्रभावित परिवारों का ठीक से रिहैबिलिटेशन हो, यानी उनका पुनर्वास किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, लेकिन ये आंदोलन लोगों के अधिकारों की लड़ाई का आज भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो सवाल ये है कि इन जमीनी आंदोलनों का आखिर हुआ क्या? क्या इनका कोई असर हुआ? जी हाँ, इनका असर बहुत गहरा था, इतना गहरा कि इसने देश की सोच और नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग में जो ये बातें शामिल हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखना, ये लक्ष्य कहीं ना कहीं उन ज़मीनी आंदोलनों के सीधे असर को दिखाते हैं जिन्होंने सरकार को पॉलिसीज़ पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में एनवायरमेंटलिज्म और सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। ये लड़ाई सिर्फ प्रकृति को बचाने की नहीं है, बल्कि उन लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की भी है जो उस प्रकृति पर निर्भर हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि हम प्रोग्रेस के वादे और एनवायरमेंटल जस्टिस की कीमत के बीच वो बैलेंस आखिर कैसे बना सकते हैं। ये तनाव आज भी जारी है और इसका जवाब खोजना शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम भूधन मूवमेंट, CSR एक्ट्स एंड रूल्स और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।